हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएसवी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 यानी कि सामाजिक अध्ययन है। आज उसकी आपकी अति लघु उत्तरी का जो है आज दूसरी क्लास होने वाली है। तो कल की क्लास में हमने अति लघु के लगभग 58 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आपका समावेशी शैक्षिक मूल्यांकन और आपका सामाजिक अध्ययन, मान लीजिए आपका शैक्षिक और समावेशी तो कंप्लीट हो चुका है, बट अभी आपका सामाजिक अध्ययन का बहुविकल्पी हुआ है। और कल से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मैराथन कब होंगे। तो देखिएगा, मैराथन आपका जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी उसी की फिर हम पहले ही मैराथन करा देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है एग्जाम कब होंगे। तो एग्जाम लास्ट जून के सॉरी जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में होना ही है। ठीक, जून के पहले तो होगा नहीं क्योंकि अब तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो लास्ट जून या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। आप मान के चलिए कि आपके पास बहुत कम टाइम, लगभग 25 दिन है। तो इन 25 दिनों में अच्छे से आप तैयारी करिए। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के दो कारण लिखिए। पूछ रहा है कि देखिए, भारत में जो फ्रांसीसी आए थे हमारे भारत में, पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो जब हमारे भारत में फ्रांसीसी आए थे तो वो असफल क्यों हो गए? जैसे अंग्रेज ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, बट फ्रांसीसी असफल क्यों हो गए? उन्हीं का कारण लिखना है। तो पहला कारण क्या है वो हम समझेंगे। पहला कारण है, कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यानी जो फ्रांसीसी की कंपनी थी उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, यानी उसके पास अच्छे खासे पैसे नहीं थे। सेकंड है आपका, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। यानी जो आपके फ्रांसीसी कंपनी थी उसके जो आपके कर्मचारी थे वो कर्मचारी अपनी ही कंपनी में कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। ठीक, यही दो रीजन, मतलब यही रीजन था कि फ्रांसीसी बिल्कुल असफल हो गए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो देखिएगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में निम्न युद्ध हुए थे। पहला है आपका 1539 में चौसा का युद्ध, और 1540 में कन्नौज का युद्ध। ठीक, ये सब आपको ना 2017 में पूछा हुआ है। नई सीरीज में मेंशन नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ पे पेन से लिख दिया था। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा फिर से, हुमायूं और शेरशाह के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए थे ये पूछा जा रहा है। तो 1539 में आपके चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, और 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था। ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं वो पूछ रहा है। तो आपका यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम जो है, ये रेडियम खनिजों के विखंडन, ये आपके परमाणु ऊर्जा के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो जो घाघरा का युद्ध है वो 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था, और जिसमें क्या हुआ था आपका, बाबर विजयी हुआ। ठीक है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोला जा रहा है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर की जो पुत्री थी वो गुलबदन बेगम थी, और आपके बाबर का जो उत्तराधिकारी था ना वो हुमायूं था। ठीक है, अगर पूछे यहीं पे कि मुगल शासक का संस्थापक कौन था, तो वो कौन था? आपका बाबर था। ठीक है, और बाबर का पुत्र हुमायूं था तो इसलिए हुमायूं उत्तराधिकारी बना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां तथा माता का नाम मुमताज था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट रोहद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवाने खास तथा दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए?
तो आपका जो दीवाने खास है और दीवाने आम है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। तो आपका गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला, इसमें से आपका धात्विक पदार्थ कौन है, यानी कि इसमें से जो धात्विक पदार्थ कौन सा है जिसमें से ध्वनि निकले आपके, है ना। तो लोहा हो गया आपका, तांबा हो गया, सोना हो गया, ये आपके क्या है, धात्विक पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है। तो भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना आपके कर्नाटक में कोलार की खानों में पाया जाता है। ठीक, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना कहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटक में कोलार की खानों में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। तो बॉक्साइट जो होता है वो हवाई जहाज निर्माण में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना में या फिर पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। तो तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का मुख्य उद्देश्य आपकी समावेशी विकास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई। तो अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना आपका सन 1962 में किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशुओं के नाम लिखिए। तो शीतोष्ण प्रदेश में आपके जो पशु है वो है आपके जंगली घोड़े और जंगली भैंस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। हुमायूं की असफलता के दो कारण। तो हुमायूं की असफलता के कारण क्या है, हुमायूं की भूल और हुमायूं के सगे संबंधी, यानी जो हुमायूं असफल हुआ था तो उसमें उसके सगे संबंधी भी थोड़ा गद्दारी कर गए और उसकी जो है हुमायूं की कुछ गलतियां भी थी, इस वजह से वो असफल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए, यानी जहांगीर के द्वारा जो जो राज्य जीते हैं उनके चार, उनमें से कोई भी आप 4 राज्य के नाम लिखना है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपका कंधार, मेवाड़, अहमदनगर और कांगड़ा, ये आपके जो है 4 राज्य है जिसको जहांगीर ने जो है जीता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया। तो औरंगजेब ने आपके बीजापुर और गोलकुंडा में जो है भारत के दक्षिण राज्यों पर आक्रमण किया था। ठीक, आपका जो बीजापुर है और गोलकुंडा है ये आपके दक्षिण भारत में है और यहीं पर औरंगजेब ने आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के दो कारण लिखिए। तो पहला तो है भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि आपके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में व्यापार के लिए कंपटीशन होता था। ठीक है, और सेकंड है आपका अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, यानी अंग्रेज भी भारत पे राज करना चाहते थे और आपके फ्रांसीसी भी हमारे भारत पे राज्य करना चाहते थे। तो इन कारणों से उन दोनों के बीच में जो है आपके मतभेद हुए या फिर युद्ध हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त के दो लाभ लिखिए। तो स्थायी बंदोबस्त के दो लाभ क्या है, इससे कंपनी के तथा लोगों के आर्थिक हितों की अधिक रक्षा हो, यानी जो स्थायी बंदोबस्त है इससे क्या हुआ कि कंपनी के और जो कंपनी के लोग थे उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसकी रक्षा हुई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इससे राज्य को एक निर्धारित आय निश्चित समय पर प्राप्त हो जाती थी, चाहे पैदावार हो या ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता था कि राज्य को एक फिक्स मतलब इनकम मिल जाता था, चाहे किसानों की पैदावार हो या ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। आपके जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, इन्होंने काफी चीजों में सुधार किया है, यानी बहुत अच्छी अच्छी चीजें पे इन्होंने बहुत जो कुरीतियां थी उनको दूर किया है। जैसे
आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो सती प्रथा का अंत किए थे, ठीक है, ठगी को समाप्त कर किए थे, पुलिस के प्रति उदार दृष्टिकोण था, बाल हत्या तथा मानव बलि का इन्होंने निषेध बताया था कि किसी भी बाल हत्या, कोई भी बाल हत्या नहीं होगी, मानव की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो इन्होंने ये आपके अलग अलग सामाजिक सुधार किए थे। अब अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के दो दोष लिखिए। आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका दोष पूछ रहा है। तो पहला दोष है गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होना। यानी रेगुलेटिंग एक्ट बना तो, बट ये क्या था आपके कि अंग्रेज के जो गवर्नर जनरल थे उस पे वो डिपेंड होते थे, यानी कि आपका किसी को कोई राइट नहीं था, ठीक है, जो भी थे सब आपके गवर्नर जनरल पे ही डिपेंड थे। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार, ठीक, ये आपके रेगुलेटिंग एक्ट के दो दोष हैं। अगला है आपका लॉर्ड क्लाइव की दो उपलब्धियां लिखिए। तो पहली उपलब्धि तो यही है कि अर्काट की विजय, और दूसरी उपलब्धि है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है संसद के तीन अंग कौन कौन से हैं, लिखिए। तो पहला ही क्वेश्चन था कि संसद के तीन अंग आपके कौन है। इस तीन अंग में पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा होता है, और तीसरा आपका राज्यसभा होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। धात्विक पदार्थ के दो उदाहरण दीजिए, ये आपका 2017 में पूछा है। तो लोहा हो गया, तांबा, टीन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना, ये सब आपके धात्विक पदार्थ हैं। ठीक है, चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है ना, उनको पुर्गा तथा बिल्जार्ड कहा जाता है, ठीक। यानी कि आपका जो टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्फ जमा होता है, तो जो बर्फीली हवाएं चलती है ना, उनको पुर्गा और बिल्जार्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थल मार्ग किसे कहते हैं। तो जमीन पर जो बने रास्ते होते हैं वही स्थल मार्ग कहलाते हैं, ये तो कॉमन सा बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं। तो मरुस्थली या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। यानी मरुस्थली या रेगिस्तान ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पे क्या होता है कि जल की कमी होती है। यानी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होता है कि वहां पे जल की भी कमी होती है, वहां बारिश कम होती है, वहां रेत अधिक होता है, जैसे आपका राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, कोयला खनिज तेल किस प्रकार की खनिज पदार्थ है। तो आपका जो कोयला खनिज तेल है वो अधात्विक जो है खनिज पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। यानी सदाबहार वन कैसे है कि जो आपका भूमध्य रेखा है उसके दक्षिण और उत्तर में लगभग जो 28 डिग्री है, ठीक है, उन्हीं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, जैसे आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो आपका जो भारत का प्रथम नागरिक है वो आपका राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो समझिएगा, संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका की नियुक्ति विधायिका से होती है तथा विधायिका की विश्वास रहने तक ही पदासीन रहती है। ठीक, ये आपकी संसदात्मक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों को
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो देखिएगा राज्यसभा में आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो लगभग 12 जो है सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं ये अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कोई खेल के क्षेत्र से होता है, कोई संगीत से, कोई आपका चित्रकारी से, मतलब इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जो है आपके ये सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। तो बाबर के जो पुत्र थे, हुमायूं था, कामरान था, हिंदल था और अफसारी था। ये 4 पुत्र आपके बाबर के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिएगा, विश्व में अधिकतर जो मछली क्षेत्र पाए जाते हैं ना, वो उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय द्वीप विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो मानव की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में जिन संसाधनों से शक्ति की आपूर्ति होती है उन्हें शक्ति संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या परमाणु खनिज शक्ति के महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन किन क्षेत्रों से मनोनीत करता है? सेम वही क्वेश्चन है। तो आपके साहित्य से, कला से, विज्ञान से, सहकारिता से, शिक्षा आदि के क्षेत्र से मनोनीत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम तथा वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान प्रधानमंत्री आपके श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? देखिएगा, जो संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। ये तब तक अपने पदों पर कार्य करते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, अतः मंत्री भी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। यानी आपके मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिएगा, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि राजस्व का अर्थ बताइए। तो राजस्व संस्कृत भाषा के 2 अक्षर राजन प्लस स्व से संयुक्त होकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। अतः सरकारी आय, व्यय एवं उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन राजस्व कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहक को उसी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। यानी आपका जो डेबिट कार्ड है वो जो एटीएम होता है ना, उसी को डेबिट कार्ड बोलते हैं। ठीक। यानी जो डेबिट कार्ड होता है वो बैंक के ग्राहक को उसी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। इससे इसके द्वारा क्या होता है, ग्राहक समान सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है। यानी आपका जो डेबिट कार्ड होता है, जिस बंदे का जिस बैंक में पैसा जमा है, यानी जिसका अकाउंट खुला है, उसी के बदले उसको डेबिट कार्ड दिया जाता है। जब उसको आवश्यकता हो तब वह तुरंत भुगतान कर सकता है। ये आपका डेबिट कार्ड हुआ। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड उन ग्राहकों को बैंक द्वारा जारी किया जाता है जिनकी साख बैंक की दृष्टि में बेहद अच्छी है। इसके लिए खाते में रुपया होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। चलिए, आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है वो मतलब कि क्रेडिट कार्ड होता है वो उन लोगों को या वो लोग लेते हैं जिनके अकाउंट में अच्छे खासे अमाउंट होते हैं, या फिर जो अच्छे पोस्ट पे होते हैं, गवर्नमेंट टीचर हो गया, जो प्राइवेट सेक्टर में, या कह सकते हैं कि जिनका बैंक बैलेंस अच्छा होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। तो पहला कार्य है वह मंत्री परिषद का नेता होता है। आपका जो प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद का नेता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है।
अगला, वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है। ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के दो कार्य लिखिए। तो पहला कार्य है, उच्च न्यायालय की निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। यानी पहला कार्य ये है कि आपकी जो उच्च न्यायालय न्यायालय की नीचे की जो भी अदालत है, वहां की जो भी रिट होती है, जो भी अपील होती है, वो आपका उच्च न्यायालय में आ जाता है, तो वो उसको देखता है। ठीक है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनामी का क्या अभिप्राय है। तो सुनामी क्या होता है कि सुनामी जो होती है वो लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं। सुनामी जो होता है वो समुद्र में आने वाली जो आपकी लहर होती है, वही सुनामी होता है। तो जो सुनामी लहरें होती है ना, वो जो आपके समुद्र के तट होते हैं उन पे बहुत ही भयानक रूप से हमला करते हैं और जान माल को पूरी तरह नुकसान भी कर सकती है। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जिस तरह भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यानी आपके जो समुद्र में आपके जो लहरें बहुत ऊपर उठती हैं, ठीक, जिनसे क्या होता है कि बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है, बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो वो आपकी सुनामी लहर होती है। जिस तरीके से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि आपका भूकंप आने वाला है, तो सेम हम ये भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि समुद्र में सुनामी लहरें आने वाली है। पर थोड़ा बहुत तो आभास हो ही जाता है। ठीक है। जिसके द्वारा क्या होता है कि आपके मछुआरों वगैरह को इंडिकेट कर दिया जाता है पहले से ही, वहां से उनको हटा दिया जाता है कि समुद्र में जो है हाई वेव आने वाली है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आपका नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सब आपके भारत की सीमा के या फिर भारत के पड़ोसी देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था। तो आपका जो मनसबदारी प्रथा है, इसका प्रचलन मुगल काल में हुआ था, अकबर के द्वारा, वो भी 1575 में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा लगाए गए दो करों के नाम लिखिए। तो पहला जो है आपका कर था, टैक्स था, वो चौथ था, और दूसरा टैक्स आपका सरदेश मुखी था। आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। इसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला जो गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। तो देखिएगा आज हमने लगभग 104 कंप्लीट कर लिया है। हालांकि कल की क्लास में आधा किया था, आज आधा किया है। क्विक रिवीजन किया है, चीजें जहां पे जरूरी थी वहां पे समझा दिया गया है। और मिलते हैं कल की क्लास में, फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा टाइम है चलो पढ़ लेंगे, बट ऐसा सोचेंगे तो आपका ही लॉस होगा। हमारे चैनल पे सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं, सारी क्लासेस हो भी चुकी हैं। तो आप अच्छे से चीजों को पढ़िए, अच्छे से समझिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी है। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।